हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रईस अहमद आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जानने के बाद में आप ये सीख पाएंगे कि दिए गए डिफरेंट कंपाउंड्स में किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और ये किस तरीके से किसी दूसरे रिएजेंट से केमिकल रिएक्शन करेंगे। बगैर इन पॉइंट्स को जाने हुए आप किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्टिविटी का डिफरेंस नहीं जान पाएंगे। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बने हुए होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें वाटर का, तो वाटर में HOH, यहाँ पर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये तीनों नॉन मेटल हैं और इनमें लगे हुए इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन की तरफ से और एक ऑक्सीजन की ओर से बीच में है। ठीक इसी तरह से इस केस में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या एग्जैक्टली मिडिल में होंगे या ये किसी तरफ स्लाइटली शिफ्टेड होंगे। तो आप पाओगे कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। इनको अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इनके पोजीशंस अलग अलग हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, जबकि ऑक्सीजन 6th ए ग्रुप या 16th ग्रुप का मेंबर है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो साझे का इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही प्रक्रिया इधर वाले बॉन्ड में भी होगी। तो इस तरह से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में होती है। ऐसे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इस तरह की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती है। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें जैसे NaCl के केस में इलेक्ट्रॉन जो बीच में होते हैं वो बीच में नहीं रहते हैं, बल्कि ये कंप्लीटली एक एटम से दूसरी एटम की ओर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यहाँ सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये Na+ और Cl- आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, न कि इस तरह की कोवैलेंट बॉन्डिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आप कोवैलेंट बॉन्डिंग में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पार्शियली होगी, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के पास नहीं जाएगा, बल्कि साझे के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इस कारण से जो मेटल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज जो होंगे वो इक्वल होंगे ट्रांसफ़र किए गए इलेक्ट्रॉन के। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है और क्लोरीन उसी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आयन है जबकि यहाँ पर आयन नहीं है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक इसी तरह से अगर हम CH4 के केस में देखते हैं, CH4 में 4 कोवैलेंट बॉन्ड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से 4 CH बॉन्ड हैं। यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के मिडिल में लाई करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन ना तो हाइड्रोजन की ओर ना ही कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, बल्कि एग्जैक्टली मिडिल में पड़े रहेंगे। इस कारण से इनमें ना तो हाइड्रोजन पर ना ही कार्बन पर कोई चार्ज डेवलप होता है। ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।
ठीक है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस तरह से होती है, इस टॉपिक पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर 3 तरीकों से हो सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर 3 तरीके से हो सकता है, और इस ट्रांसफर के बाद में एक मॉलिक्यूल के किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कौन कौन सी हैं, आइए उनके नाम जानते हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरे इफेक्ट का नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। और तीसरे तरह का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम अपने स्टडी को सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट तक ही आज सीमित रखेंगे, हम इसको डिटेल में बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो और इसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड विच डेवलप्स पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम is said to be inductive effect, and thus a molecule becomes polar in nature, means some fraction or some part of the molecule bear positive charge and some part bears negative charge. So let us see, if we consider suppose Cl से जुड़ा हुआ है और ये C फर्दर एक दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये तीसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से पीछे कई कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एसोसिएटेड हैं। जैसे कार्बन और क्लोरीन, ये दोनों एक जैसे एटम नहीं हैं, ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। इनमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए आपको एटम का पीरियोडिक टेबल में प्लेस जानना ज़रूरी होता है कि कोई एटम पीरियोडिक टेबल में किस प्लेस पर रखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में कोई एटम अगर राइट साइड में होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और अगर वो लेफ्ट साइड में होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे आपको ये एक रफ पीरियोडिक टेबल हम बना रहे हैं, इसको आप देखिए और आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये S ब्लॉक के एलिमेंट है, ये P ब्लॉक के एलिमेंट है, ये D ब्लॉक के एलिमेंट है। D ब्लॉक के एलिमेंट्स S और P ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, जबकि नीचे F ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे हुए हैं। S ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स हैं, P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, D ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं, जबकि F ब्लॉक में 14 ग्रुप्स हैं। ये सभी बच्चे जानते होंगे। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, S ब्लॉक में रखा हुआ है, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, न कि लेने की। इसी तरह से जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते जाएंगे, वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो जब हम किन्हीं 2 एटम के बीच लगे हुए बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों एटम की पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट क्या है, कहाँ पर वो स्थित हैं। जैसे प्रेजेंट केस में कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। यहाँ पर कार्बन की पोजीशन अगर हम देखेंगे तो P ब्लॉक में
कार्बन स्थित है, जबकि क्लोरीन जो है उसके बगल में 17वें समूह में है, कार्बन 14वें समूह में है, 14th ग्रुप में है, और क्लोरीन 17th में है। तो क्लोरीन कार्बन से राइट साइड में है, इस कारण से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहेगा, अपनी ओर खींचे रहेगा, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर स्लाइट निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज पा जाता है कार्बन, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इसके नेबरिंग वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करता है, जिसके कारण इसके ऊपर भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जबकि ये वाला कार्बन इस क्लोरीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होकर के उससे दूर है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जितना ज़्यादा दूरी पर हम जाते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होता जाएगा। हम इंडक्टिव इफेक्ट में ये पाते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन एटम के बाद में डाइमिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब तीसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट लगभग निग्लेजिबल हो जाता है, न के बराबर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग समझ गए। इंडक्टिव इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट in a covalent molecule through the sigma bond, which creates positive and negative charge over the atoms and thereby making the molecule polar in nature. Depending upon the nature of the atom attached to the carbon, whether it is electron withdrawing or donating, inductive effect may be of two types. इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर लगे हुए एटम के बेसिस पर दो तरह का हो सकता है। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट हम तब कहते हैं जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जा रहे हों, तो हम इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। और कौन से ऐसे एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप हैं जो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम। कार्बन की ओर शिफ्ट होने पे, और ये मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स हैं जैसे CH3, अगर किसी दूसरे CH3 से कनेक्ट हो जाए तो CH3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन को देगा। और अगर आप सेकेंडरी एल्किल ले लेते हैं CH3 CH3 CH सेकेंडरी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा तेज़ी से देगा। इसी तरह से अगर आप टर्सरी ले लेते हैं CH3 CH3, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स यहाँ पर जो अगर CH3 किसी दूसरे कार्बन से अटैच है, तो ये CH3 उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इसी तरह से ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी एल्किल है, ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से देगा। टर्सरी है तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से देगा। यहाँ पर देखिए तीन मेथिल ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन कार्बन को देंगे और ये कार्बन उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे ये अटैच होगा, फर्दर जिससे ये अटैच होगा। तो इस तरह से जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या है कि किसी कार्बन को जब कोई दूसरा एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा हो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तब इसको हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। इसी तरह से दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट तब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया जाए, जो एटम या ग्रुप अटैच्ड है उस एटम या ग्रुप को इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से दिया जाए,
तो ये माइनस आई इफेक्ट होता है। जैसे इस केस में आपने देखा हैलो एल्केन में कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाता है, हाइड्रोजन एटम की ओर जाता है, और इसलिए इसका नाम माइनस आई इफेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे CH3Br अगर हमने लिख लिया तो यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन एटम की ओर जाएगा और यह माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर जुड़े हुए एटम या ग्रुप के नेचर पर डिपेंड करेगा। अलग अलग एटम या ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाने पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच जाने की कैपेबिलिटी चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम ये कंसीडर करें कि किन में ज़्यादा है और किन में कम है, तो हम ये पाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा NO2 में है, फिर इससे कम CN में है, इससे कम COOH में है, और इससे कम फ्लोरीन में है, इससे कम क्लोरीन में है, फिर इससे कम ब्रोमीन में है, और इसी तरह से ये घटता जा रहा है, इससे कम आयोडीन में है। यहाँ पर आप बहुत आसानी से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हैलोजेंस हैं। हैलोजन परमाणुओं में आप ये जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की हेल्प से बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट राइट साइड में प्लेस्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट वाले से ज़्यादा होगी, जबकि अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, इसको समझना भी इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम 17वें ग्रुप की बात करें, जिनको हैलोजेंस कहते हैं, इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। एस्टेटीन मेटैलिक नेचर का होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए उसको यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी घटती चली जाती है। उसका रीज़न समझिए क्या होता है कि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, क्लोरीन की उससे बड़ी होती है, ब्रोमीन की उससे बड़ी और आयोडीन की सबसे बड़ी इन चारों में हो जाती है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी घटती चली जाती है। तो फ्लोरीन की साइज छोटी है, इसका न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है, इसलिए फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द क्लोरीन, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द ब्रोमीन एंड देयर आफ्टर आयोडीन। तो ये एक क्रम हो जाता है। बट अगर आप इसमें जानना चाहते हैं कि NO2 क्यों CN से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CN क्यों COOH से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका भी एक रीजन है जिसको आप समझ सकते हो। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, NO2 की स्ट्रक्चर को अगर हम बनाते हैं N डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। CN का स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, जबकि COOH का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पर NO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेबिलिटी क्यों है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स हैं, साथ ही साथ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होना ज़्यादा ईजी होता है। तो इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स हैं, इस कारण से इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बाकी से ज़्यादा होती है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन है। ये कार्बन जब किसी कार्बन से कनेक्ट होगा तो इस कार्बन और उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बराबर होती है। कार्बन दूसरे कार्बन से जब कनेक्ट होगा तो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सिर्फ नाइट्रोजन के कारण है। यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होते हैं। नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड अपनी ओर शिफ्ट करके नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि CN के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी NO2 के कंपेरिजन में कम होती है। रीज़न ये है कि यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह से आप COOH के केस में आ जाएंगे तो COOH में भी देखिए, यहाँ कार्बन, इसी तरह से यहाँ पे भी कार्बन है। इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इस कार्बन से कम होती है। उसका रीज़न क्या है
उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके साथ में सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जब अपना इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम को दे देता है तो कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर निगेटिव आता है। और यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पीछे से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचता है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है कि इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुरंत नीचे की ओर उतरता है, जिसकी वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन का खींचना, इलेक्ट्रॉन का कार्बन की ओर शिफ्ट होना स्लो हो जाता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींच लेने की टेंडेंसी इसकी कंपैरिजन में कम हो जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर COOH की इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग टेंडेंसी Cn से कम क्यों होती है? इसका कारण ये है कि ये कार्बन जब किसी दूसरे कार्बन के कांटेक्ट में होता है तो ये कार्बन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा, इससे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत यहाँ ऑक्सीजन पर अवेलेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली घट जाती है। उम्मीद है कि आप लोग इस प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट मॉलिक्यूल में हो रहे हैं, इन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल पोलर हो जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज बन जा रहे हैं। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर्स क्या हैं, खूबियां क्या हैं, तो आइए फीचर्स के बारे में देखते हैं। फीचर्स ऑफ आई इफेक्ट। हाँ, आइए बच्चों देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के प्रभाव क्या हैं? तो इसके 4 प्रभाव हैं। पहला प्रभाव तो ये है कि एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। सेकंड है इट ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है, इसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और तीसरा है कि इस इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। और चौथा पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज आ जाते हैं। और वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो जाती हैं? इनमें डाइपोल मोमेंट है, जैसे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसका यूनिट डिबाई होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीजें चेंज हो जाती हैं। अब आइए इफेक्ट समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण किसी मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंज आ जाते हैं, रिएक्टिविटी में कैसे डिफरेंस आ जाता है। इफेक्ट ऑफ
इंडक्शन और ट्रांसमिशन। इंडक्टिव इफेक्ट को ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, इससे मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे अगर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड है। इसी तरह से हम ले लेते हैं CH3CH2Cl, एथिल हैलाइड या एथिल क्लोराइड, CH3CH3CHCl, CH3CH3CH3CCl। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड दिस वन इज द 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर ये हम 4 तरह के एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को जान करके बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि CH3 और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में कार्बन और क्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होगा इस कार्बन से लगे हुए एटम से। यहाँ पर तीनों एटम हाइड्रोजन के हैं और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में कोई पोलरिटी शो नहीं करता है। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कारण मॉलिक्यूल में कोई पोलरिटी नहीं होती है। इनके इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिडिल में रहते हैं, ये किसी तरफ शिफ्ट नहीं होते। तो इसके कारण आप ये समझ सकते हैं कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट होगा, बल्कि ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जबकि इस केस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ क्लोरीन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। मेथिल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र करेगा तो इसके कारण इस कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ईजिली क्लीव हो जाएगा, आसानी से सेपरेट हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में अगर आप जाते हैं तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में C और Cl के बीच जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड इन्फ्लुएंस होगा 2 मेथिल ग्रुप से। यहाँ पर लगे हुए 2 मेथिल ग्रुप से होगा क्या कि जब यहाँ पर पोलरिटी डेवलप होगी, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की क्लोरीन की ओर ट्रांसफ़र होगा, तो इससे इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मेथिल ग्रुप हैं। जितने ज़्यादा मेथिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच होंगे, उतना ही ईजिली ये क्लोरीन एटम बाहर निकल पाएगा। रीज़न क्या है कि जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पीछे से ज़्यादा मिल रहे होंगे तो इस कार्बन को इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दें, निकाल दें, तो क्लोरीन को निकालने के बाद जो आयन बनेगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा, वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2 मेथिल ग्रुप से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बनिस्बत इसके जिसमें सिर्फ एक ही मेथिल ग्रुप से CH2+ न्यूट्रलाइज हो रहा था। इसी तरह से अगर हम टर्सरी एल्किल हैलाइड के केस में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये +I इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन CH3 से कार्बन की ओर जा रहा है, इन दोनों के बीच में +I इफेक्ट हो रहा है। जबकि यहाँ इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में -I इफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर जब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले करके निकल जाएगा तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन CH3 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 और C
पॉजिटिव ये बनेगा तो ये ज़्यादा जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, बहुत ही आसानी से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए ये इस क्लोरीन को ज़्यादा तेज़ी से रिलीज करेगा। तो रिएक्टिविटी का अगर हम आर्डर कहें कि इनमें रिएक्टिविटी का आर्डर किस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, तो आप पाएंगे कि 3 डिग्री अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और इसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आया वो बच्चों आप समझ सकते हो कि 3 डिग्री अल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मेथिल हैलाइड जो है ये सबसे कम रिएक्टिव है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से रिएक्टिविटी समझ में आ गई होगी। एक दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। इसके अलावा दूसरा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं तो उन ऑर्गेनिक एसिड के स्ट्रेंथ को हम इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आइए 2 ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम CH3COOH ले लेते हैं और HCOOH ले लेते हैं और इसके बाद में ये जानने की कोशिश करें कि इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हम जान सकते हैं। इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एसिड होते कौन हैं। देखिए, एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर में डालने पर H+ आयन जनरेट कर दें, हाइड्रोजन आयन जनरेट कर दें। हम चाहे इस एसिड को डालेंगे चाहे इस एसिड को डालेंगे, ये दोनों H+ आयन को जनरेट करेंगे। तो दोनों एसिड हैं, बट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, या ये कहें कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो कितना तेज़ी से हाइड्रोजन आयन को जनरेट कर रहे हैं। ग्रेटर द ईज टू एलिमिनेट द H+ आयन इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, ग्रेटर विल बी the acidic strength. And in another way you can also know the acidic strength by knowing the N ion formed after the ionization into the aqueous solution. Let us see here. अगर हम इनको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पर जो H+ आयन जल्दी दे देगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वही दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ का एसिड होगा। दोनों को हम देखते हैं और इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे असरटेन करता है, डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले हम फार्मिक एसिड बनाते हैं। फार्मिक एसिड HCO, ये इस तरह से इसमें बॉन्ड होता है। अगर हम इनको एक्वस मीडियम में डाल देते हैं तो ये बनाएगा HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव जो बना है इसीलिए ये एसिडिक है। यहाँ पर जो एनायन बना, इस एनायन का नाम है फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन ये फॉर्मिक एसिड है और ये फॉर्मेट आयन है। ध्यान दीजिएगा, ये जितना तेजी से H+ आयन निकालेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। या हम ये कह दें कि जब एक बार H+ आयन सॉल्यूशन में आ गया तो वो H+ आयन फिर से इस पे रिएक्शन करके अगर वापस चला आता है, बैकवर्ड रिएक्शन कर लेता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। सिर्फ H+ आयन का सॉल्यूशन में टूट जाना ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि H+ आयन जो सॉल्यूशन में बना वो कितने लंबे समय तक सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा रह सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक अगर H+ आयन पड़ा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर वो H+ आयन लंबे समय तक के नहीं पड़ा रहता है, वो रिकम्बाइन कर लेता है इसके साथ जुड़ करके, चूँकि ये पॉजिटिव या निगेटिव है, इससे जुड़ करके फिर से वापस आ जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा।
तो यहाँ पर इसके ऊपर भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। अगर ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है, ये एसिड है और इसका ये कंजुगेट बेस है, ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका कंजुगेट बेस है। तो स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है और अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है। अगर हम इसको स्ट्रांग एसिड मानते हैं तो इसका कंजुगेट बेस वीक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जल्दी इससे कंबाइन नहीं करेगा और फिर ये वापस इस चीज़ को नहीं बनाएगा। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, एसिटिक एसिड को देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो फिर वही बात होगी कि CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर इन दोनों में कौन तेज़ी से H प्लस निकालते हैं, ज़रा देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इन दोनों के बीच में पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड है, पाई वीक होता है। इसलिए पाई वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा जिससे इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लोवली आता है और ये हाइड्रोजन जो है वो स्लो पेस से इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए बाहर निकलता है। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड हैं। होगा क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज अगर जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इस H प्लस का निकलना स्लो हो जाएगा और अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है तो H प्लस तेज़ी से निकलेगा। यहाँ प्रेजेंट केस में क्या है कि CH3 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट का काम कर रहा है, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन लेने की स्पीड जो है वो घट जाती है। फाइनली ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर स्लोली शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन का निकलना स्लो हो जाता है, हाइड्रोजन का निकलना स्लो हो जाता है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। जबकि यहाँ पर आप देखिए इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पर जब पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के कारण न्यूट्रलाइज नहीं होता है। रीज़न क्या है? मैंने अभी बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिमिलरिटी है, यहाँ साझे के इलेक्ट्रॉन किसी और शिफ्ट नहीं होंगे, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट जैसा कि यहाँ दिख रहा है इस वाले में नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से कार्बन की ओर आ जाते हैं। फाइनली इसमें पॉजिटिव चार्ज जो आता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और हाइड्रोजन तेज़ी से निकलता है, ये थोड़ा फास्ट होता है। तो फास्ट होने की वजह से H प्लस जल्दी निकल जाता है, तो H प्लस जब जल्दी निकला तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो होगा वो फार्मिक एसिड का ज़्यादा होगा। फार्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। ये तो हो गया, आप इस साइड से समझ गए। आप इस साइड से भी इसी चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, एक बार जब ये फॉर्मेट आयन बना और यहाँ पर एसीटेट आयन बना, तो इन दोनों में से कौन जल्दी से H प्लस आयन को पकड़ करके फिर से वापस आ जाएगा? जो जल्दी से वापस आ जाएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ये देखते हैं हम यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि जैसे जो एसीटेट या फॉर्मेट आयन बनता है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, इनके दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन वीक होने की वजह से इधर जब इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा तो इससे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इस तरह का। तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का इस तरफ आना थोड़ा स्लो हो जाएगा। मतलब
ये फॉर्म इस फॉर्म में या ये फॉर्म इस फॉर्म में वापस थोड़ा स्लोली आएगा। मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर या यहाँ पर जो बना हुआ है वो लंबे समय तक बना रहेगा। इसलिए H+ जब अटैक करने जाएगा इनके ऊपर तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा, पा जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्लो मूव कर रहे हैं। जबकि हम इसकी बात करते हैं, अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात फॉर्मेट आयन में बात करते हैं तो फॉर्मेट आयन में क्या है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे नहीं रहा है। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा और इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव आएगा तो ये वाला निगेटिव इलेक्ट्रॉन तुरंत इसको दे करके डबल बॉन्ड बना लेगा और ये इस तरह से बन जाएगा। दूसरा इसका स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और फिर वही बात, ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन पे जो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बनता है, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ किसी से न्यूट्रलाइज नहीं होता है, इधर कोई प्लस आई इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। इस कारण से ये प्रोसेस तेज़ी से होता है, बड़ी तेज़ी से होता है। और हाइड्रोजन अगर चाहता है कि हम इन इलेक्ट्रॉन को पा जाएं, इस पर अटैक कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये हाइड्रोजन इससे रिबाउंड तो कर लेता है लेकिन इससे रिबाउंड नहीं कर पाता है, इसमें ज़्यादा कठिनाई होती है। H+ आयन इसमें सॉल्यूशन में ज़्यादा समय तक मिलता है, इसलिए इस फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बंद कर दीजिए। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करके अपनी राय हमें बताएं और आपकी जो प्रॉब्लम है उस टॉपिक को भी मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।